हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस। हमारा आज का टॉपिक हास की विधियाँ, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हास किस पर लगाया जाता है? तो इसका आंसर है हास स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हास को किस विधि के अंतर्गत स्थायी संपत्ति की राशि कभी भी घटकर शून्य नहीं होती है? तो इसका आंसर है हासित शेष विधि द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रचलन का आशय किससे लगाया जाता है? तो अप्रचलन का आशय अन्वेषण से लगाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हास की किस विधि में स्थायी संपत्ति की राशि शून्य हो जाती है? तो इसका आंसर है सीधी रेखा पद्धति। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी पद्धति अवक्षरण की पद्धति नहीं मानी जाती है? तो इसका आंसर है हासित प्रतिफल पद्धति को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि विक्रेता को भुगतान की गई क्रय प्रतिफल स्वरूप प्राप्त संपत्ति की राशि से अधिक है तो इस अधिक राशि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ख्याति यानी गुडविल। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि विक्रेता को भुगतान की गई क्रय प्रतिफल स्वरूप प्राप्त संपत्ति की राशि से कम है तो कम राशि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है पूंजी संचय। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं के निष्कर्षण जैसे कोयले की खान, तेल के कुएं आदि के मूल्य ह्रास की गणना हेतु किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर है अवक्षरण विधि। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खनिज जमाव की दशा में हास की सर्वश्रेष्ठ नीति कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर है रिक्त इकाई विधि। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूंजी शोधन संचय खाता के शेष को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है सामान्य संचय में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हास कोषों की लागत कैसी होती है? हास कोषों की लागत कैसी होती है? तो इसका आंसर है स्पष्ट लागत होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हास की किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य आजीवन मौलिक दर पर बना रहता है? तो इसका आंसर है पुनर्मूल्यांकन पद्धति में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संपत्ति पर हास अनुमेय में होता है? तो इसका आंसर है व्यापार की ख्याति में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हास कोष पद्धति के अंतर्गत आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति को किस मूल्य पर दिखाया जाता है?
तो इसका आंसर है मूल लागत पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी अवक्षरण की पद्धति नहीं है? तो इसका आंसर है प्रतिस्थापन लागत पद्धति को अवक्षरण की विधि नहीं माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, ह्रास एक कैसी प्रक्रिया है या ह्रास को कैसी प्रक्रिया माना जाता है? तो इसका आंसर है बंटवारे एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति के रख रखाव का लाभालाभ खाते पर कुल भार समान किस विधि के अनुसार होता है? तो इसका आंसर है सरल रेखा विधि के अनुसार। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, सिंकिंग फंड विधि द्वारा निकाली गई ह्रास की राशि वार्षिकी विधि द्वारा निकाली गई ह्रास की तुलना में कैसी होती है? तो इसका आंसर है कम होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, स्थायी संपत्तियों के मूल्यांकन का सामान्य स्वीकृत आधार क्या होता है? तो इसका आंसर है ऐतिहासिक लागत ह्रास माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, ह्रास गणना की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति की लागत पर ब्याज को ध्यान में रखा जाता है? तो इसका आंसर है वार्षिकी विधि से या वार्षिकी विधि द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, अमूर्त संपत्तियों में दीर्घकालीन विनियोगों को अपलिखित करने की प्रक्रिया को व्यक्त करने में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है परिशोधन शब्द का। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, लीज पर ली गई संपत्ति पर किस प्रकार का ह्रास लगाया जाता है या किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है वार्षिकी विधि का। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, किस विधि में संपत्ति को पूरे जीवन काल में अपने मूल लागत पर ही दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है ह्रास कोष विधि में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, किस पद्धति में ह्रास के साथ साथ संपत्ति के प्रतिस्थापन को भी व्यवस्थित की जाती है या किया जाता है? तो इसका आंसर है ह्रास कोष विधि में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, रिक्तीकरण शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो इसका आंसर है नाशवान संपत्तियों के लिए किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, ह्रास की पुनर्मूल्यांकन पद्धति का सामान्यतः प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है खुले पुर्जों में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, ह्रास की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति खाते को ब्याज से डेबिट किया जाता है? तो इसका आंसर है वार्षिकी विधि से। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, पेटेंट, कॉपीराइट एवं ख्याति के मूल्य में आने वाली कमी का लेखा करने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है इसे परिशोधन कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, ऐसी लागत जिसके संबंध में व्यय प्रत्यक्ष एवं नगद रूप से किया जाता है उसे क्या कहते हैं?
तो इसका आंसर है उसे स्पष्ट लागत कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हास एक लेखांकन प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ जीवन वाली संपत्तियों की लागत को विभिन्न लेखांकन समयावधियों में आवंटित किया जाता है। इसका वर्णन कहाँ किया गया है या किसमें किया गया है? तो इसका आंसर है लेखांकन में लागू पद्धति के अनुसार किया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।